Hello everyone, welcome back to English Aura Institute. Today's topic is Hamlet, a play by William Shakespeare. विलियम शेक्सपियर की सीरीज़ का हम थर्ड लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं. इससे पहले हम ऑलरेडी मैकबेथ की इंपॉर्टेंट लाइन्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और स्टोरी लाइन को डिस्कस कर चुके हैं. वो वीडियोस आपने बहुत पसंद की हैं. आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है. इसमें सारी इंपॉर्टेंट कोट्स जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आई हुई हैं और उसके अलावा इंपॉर्टेंट जो हो सकती हैं आपकी, मैंने वो सभी मेंशन की हैं. उसकी बाइलिंगुअल आपकी एक्सप्लेनेशन रहेगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट्स पढ़ते हैं, देन हम लाइन्स पर आएंगे. फर्स्ट है, ये आपका लिखा गया है 1601 में. आपका ये लॉन्गेस्ट प्ले है. सारे प्ले में ये सबसे लेंदी है. इसमें टोटल लाइन अप्रॉक्सीमेट हो जाती हैं 4042 और इसको कहा गया है ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन. ये आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है. और भी कई कोट्स कही गई हैं, उनमें से मैंने आज एक इंपॉर्टेंट मेंशन की है. एस.टी. कॉलरिज ने कहा है. और इस जो सेटिंग है आपकी प्ले की, आपका प्ले की सेटिंग मेनली किस में है? डेनमार्क में. चलिए तो हम अपना कोट्स को स्टार्ट करते हैं. इंपॉर्टेंट कोट्स स्टार्ट करने से पहले आप देख रहे हैं कि ये हमारे सीन सेकंड की पहली लाइन है. इससे पहले हम पूरी स्टोरी लाइन को कनेक्ट करते हैं, तब आपके लिए ज़्यादा इजी होगा समझना. ये एक याद करने का तरीका भी है कि आप जब भी किसी लाइन को याद करेंगे तो आप ऐसे ही उठा करके नहीं याद कर सकते. अगर उसको आप कॉन्टेक्स्ट कनेक्ट करके कि किस सिचुएशन में थी, किसने कही, कब बोली, तो आपकी वो मेमोरी में बहुत लंबे समय तक रहेगी. इसलिए मैं आपको पूरी कहानी के साथ इसको समझाते हुए चलूँगी कि ये किस सिनेरियो में की गई, क्या कंडीशन थी, किसने बोली, किससे कही, और क्या उसमें इंपॉर्टेंट एक कीवर्ड है जो आप इजीली इसको याद रखेंगे. जब प्ले स्टार्ट होता है तो रात का समय होता है. डेनमार्क में एल्सिनोर प्ले के ऊपर जो वहाँ के गार्ड होते हैं, फ्रांसिस्को, बर्नार्डो और मार्सेलस, और एक फ्रेंड होता है होरेशियो, वहाँ पर हैमलेट का फ्रेंड. उनको जो किंग है, जिनकी डेथ ऑलरेडी प्ले स्टार्ट होने से पहले हो चुकी है, किंग हैमलेट, उनका घोस्ट दिखाई देता है. वो उससे बात करने की कोशिश करते हैं, फ्रेंड जो होते हैं हैमलेट के. लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि हैमलेट दो की बात हो रही है. एक किंग हैमलेट जो ऑलरेडी मर चुके हैं और एक प्रिंस हैमलेट जिनकी ये पूरी कहानी आती है, प्रिंस हैमलेट. तो यहाँ पर जितने भी आपको कोट्स में हैमलेट में लिखा हुआ मिलेगा, ये सारे प्रिंस हैमलेट की लाइन्स हैं जो आपकी घोस्ट की आएंगी. जो डेथ हो चुकी है किंग की, उनका नाम यहाँ पर घोस्ट से आएगा पूरे आपकी कोट्स में. पहली जब हम देखते हैं कि अब उनको घोस्ट दिखाई दिया है वहाँ पर होरेशियो को और बाकी गार्ड को, तो ये फर्स्ट सीन हो जाता है. अब सेकंड सीन शुरू होता है अगले दिन कोर्ट रूम से. वहाँ पर जो हैमलेट के अंकल हैं, एक हैं क्लॉडियस, अब वो किंग बन चुके हैं उनके फादर की डेथ के बाद, और उनकी मदर क्वीन हैमलेट की, प्रिंस हैमलेट की मदर है क्वीन गर्ट्रूड, उनसे वो शादी कर चुके हैं. तो हैमलेट अपसेट है उनके फादर की डेथ की वजह से, और दूसरी उनके अपसेट होने की वजह है उनकी माँ का उनके अंकल से फ़ौरन ही शादी कर लेना. जब प्रिंस हैमलेट कोर्ट रूम में, जो हमारा नेक्स्ट सीन है सीन सेकंड, उसमें जब आते हैं डेनमार्क, तो कोर्ट रूम में जाते हैं, तो वहाँ पर जो उसके अंकल हैं जो किंग बन चुके हैं, वो उसका वेलकम करते हैं और उसको माय कज़िन हैमलेट कह के पुकारते हैं. कज़िन का यहाँ पर मतलब होता है कि वो उसको अपना बहुत ही क्लोज रिलेटिव बताते हैं. तब हैमलेट ये लाइन कहता है, क्योंकि हैमलेट ऑलरेडी अपसेट है अपनी मदर की दूसरी शादी के लिए और उसके फादर की डेथ के लिए. तब वो ये असाइड होती है. असाइड ऐसी लाइन होती है जो ऑडियंस को सुनाई देती है, बाकी जो प्ले के कैरेक्टर्स हैं उनको नहीं सुनाई देती है. ये हमारे लिए वो कैरेक्टर कहता है. तो प्रिंस हैमलेट ये लाइन कहता है, ए लिटिल मोर देन किन लेस देन काइंड. वो कहता है कि आप मेरे और ज़्यादा क्लोज हो गए हैं, यानी कि आप मेरे क्लोज रिलेटिव हो गए हैं, लेकिन मैं आपसे वो कनेक्शन, वो काइंडनेस, वो रिलेशन, वो अफेक्शन फील नहीं करता. हैमलेट ये कह रहा है ऑडियंस से, मतलब कह वो अपने आप से रहा है लेकिन वो ऑडियंस को सुनाई दे रहा है. इस प्ले में इंपॉर्टेंट एक चीज़ और आती है कि यहाँ जो प्ले की सॉलिलोकीज बहुत इंपॉर्टेंट है. तो टोटल जो हैमलेट है वो 7 सॉलिलोकी कहता है. ये पूछा जाता है आपसे कि कितनी सॉलिलोकी होती है, तो इसमें 7 सॉलिलोकी आती हैं. तो इसमें फर्स्ट सॉलिलोकी आपकी सेकंड सीन में ही आ जाती है. हैमलेट, मैंने आपको बताया उसके अपसेट होने के रीज़न क्या हैं और वो लाइफ को अब किस तरह से देख रहा है. तो वो ये लाइन कहता है, हाउ वेरी स्टेल फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ड. वो कह रहा है वेरी का मतलब होता है थका हुआ, स्टेल का मतलब वैसे तो बासी होता है, लेकिन यहाँ पर नीरस से मतलब है, जैसे उसमें कुछ भी चार्म नहीं है उसके लिए, एकदम फ्लैट है,
वही बात है कि इसके में बिल्कुल भी उसके लिए अफेक्शन नहीं बचा है और अनप्रॉफिटेबल है, मतलब उसको कोई प्रॉफिट ही नहीं है। वो अब वो देख रहा है कि ये कितना ही अजीब है उसके लिए कि उसके फादर की डेथ को कुछ ही समय हुआ है, उसकी मदर ने दूसरी शादी कर ली है। तो वो इस बात को लेकर के बहुत अपसेट है और वो लाइफ को ऐसे देख रहा है कि लाइफ में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ थका हुआ, सब कुछ नीरस है, फ्लैट है, बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। वो इस वर्ड को, इस संसार को ऐसे कहता है। नेक्स्ट लाइन इसी सॉलिलोकी में आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी प्रीवियस ईयर में आई है, ये भी आपके प्रीवियस ईयर में आई हुई है। ये लाइन फ्रायलिटी दाई नेम इज वीमेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फ्रायलिटी का मीनिंग होता है वीकनेस। वैसे तो वो देखता है कि उसकी मदर मतलब इतनी वीक है, क्या उसके अंकल से मैरिज कर ली है, उसके दिमाग में ये सब चल रहा होता है, लेकिन वो एक जनरल वीमेन को ही एक जनरलाइज ओपिनियन दे देता है कि फ्रायलिटी यानी कि वीकनेस, दाई नेम इज वीमेन, तुम्हारा नाम ही वीमेन है, यानी कि वीमेन, सारी वीमेन्स को वर्ड की उसने वीक कह दिया, लेकिन इसका सेंस जो है वो उसने अपनी मदर को कहा है। नेक्स्ट कि हम फोर्थ कोट पर आते हैं। ये लाइन आपकी कही है पोलोनियस ने, जो कि एडवाइज़र हैं कोर्ट के, यानी कि जो किंग हैं उनके ये एडवाइज़र हैं और फादर हैं ओफिलिया के। ओफिलिया बिलवड है प्रिंस हैमलेट की, और अदर कैरेक्टर से भी इन्हें कनेक्ट करेंगे। पहले इनकी लाइन को समझ लेते हैं। गिव दाई थॉट नो टंग। पोलोनियस की आप ये बात याद रखेंगे कि जितनी भी इंपॉर्टेंट एडवाइस होंगी वो पोलोनियस की लाइन्स होंगी। पोलोनियस अपने बेटे को समझाते हुए, उसको वो फ्रांस भेज रहे हैं तो उनको कुछ वो एडवाइस करते हैं कि तुम्हें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। पोलोनियस के जो सन हैं वो हैं लियोर्टेस, उसके लिए ये लाइन कही जा रही है, गिव दाई थॉट नो टंग, यानी कि तुम कोई भी जो बात है उसको एकदम ही शब्दों में मत कह दो, जैसे तुम्हारे मन में जो भी विचार आया है उसको बिल्कुल शब्दों में नहीं कहना है। फॉरेन से लियोर्टेस को वो समझा रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है जो आपकी रिपीटेड पूछी जाती है एग्जाम में, नीदर ए बोरोवर नॉर ए लेंडर बी। कभी भी उधार मत लो और ना ही उधार दो। ये बहुत ही प्रैक्टिकल वो एडवाइस करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइस करते हैं कि अगर आप किसी को उधार दोगे तो आपके रिलेशनशिप्स ख़राब होंगे, और अगर आप किसी से उधार लोगे तो आपका कर्ज बढ़ेगा। ये वो बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस करते हैं अपने बेटे को। ये सीन थर्ड में आती है। अब थोड़ा सा इसको हमें कनेक्ट करना पड़ेगा आपकी 6 लाइन को। लाइन ये कही है मार्सलस ने, जो कि गार्ड है, और कही है फ्रेंड से, होरेशियो से, जो कि फ्रेंड है हैमलेट के। अब यहाँ से सीन थर्ड फिनिश होता है। सीन थर्ड के लास्ट में ही जो गार्ड ने घोस्ट देखा था वो प्रिंस हैमलेट को इन्फॉर्म करते हैं। प्रिंस हैमलेट डिसाइड करता है कि वो घोस्ट से मिलेगा। वो रात होने का इंतज़ार करते हैं और सब घोस्ट का इंतज़ार करते हैं कि घोस्ट आएगा। कुछ देर बाद घोस्ट आता है तो वो प्रिंस हैमलेट उससे बात करना चाहता है, लेकिन वो बात नहीं करता, लेकिन उसके पीछे आने का उसको एक संकेत देता है। तब हैमलेट उसके पीछे चला जाता है। तब मार्सलस और जो होरेशियो है उनको डर लग रहा होता है कि पता नहीं क्या करेगा घोस्ट उसके साथ। जब वो उसको ले जा चुका है घोस्ट हैमलेट को, प्रिंस हैमलेट को अपने साथ, उनके जाने के बाद मार्सलस ये लाइन कहता है समथिंग इज़ रूटन। रूटन का मतलब होता है किसी चीज़ का सड़ना। इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, कुछ सड़ चुका है इस स्टेट में डेनमार्क की। वो इसलिए कह रहा है सड़ने से यहाँ जो मीनिंग निकलता है, सिंबॉलिक मीनिंग निकलता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा करप्शन हो चुका है। हर चीज़ में वहाँ करप्शन है, सोशली, मॉरली, पॉलिटिकली। तो ये महसूस हो रहा है सबको। तो वो एक यहाँ से हमें मिलता है ये लाइन, समथिंग इज़ रूटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी है और आपके अदर एग्जाम्स में भी आई हुई है। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब जब घोस्ट प्रिंस हैमलेट से मिलते हैं तो घोस्ट एक बात को रिवील करते हैं। वो क्या रिवील करते हैं? द सरपेंट, यानी कि एक सांप, दैट डिड स्टिंग दाई फादर। दाई का मतलब होता है योर फादर्स लाइफ, जिसने तुम्हारे पिता की लाइफ को लिया है। नाउ वियर्स हिज क्राउन, उसने अब ताज पहना हुआ है। अब वो सीधा कहता है, वो ये सिग्नल देता है कि सरपेंट, यहाँ पर सरपेंट एक ईविल का सिंबल होता है ना, माइथोलॉजिकल सिंबल है। तो वो कहता है कि एक सरपेंट जिसने तुम्हारे पिता को मारा है या डसा है, वो उसने अब क्राउन पहना है। वो बताता है कि अंकल क्लॉडियस ने उसके फादर को मारा है। यहाँ से ये बात रिवील होती है कि किंग जो हैमलेट है उनकी डेथ हुई कैसे है, और वो खुद ही एक घोस्ट के रूप में आते हैं और वो ये बात रिवील करते हैं। अब जब वो ये बात कहते हैं तब हैमलेट की सेकेंड इंपॉर्टेंट सॉलिलोकी आती है। सॉलिलोकी ना बहुत लंबी है, बहुत कई सारी लाइन हो जाती हैं, 10 से 15, लेकिन उसमें से मैंने इंपॉर्टेंट लाइन्स को छाटा है। इसमें सबसे पहले आती है, ओ ऑल माई होस्ट ऑफ हेवन, ओ अर्थ एंड एल्स। यहाँ पर वो हैमलेट जो है वो हेवन को, अर्थ को संबोधित करते हुए कहता है, एंड शैल आई कपल ऑफ हेल, ओ फाई होल्ड माई हार्ट। वो कहता है कि मतलब अब जब उसने सुना है कि ऐसा हुआ है कि उसके फादर को मारा गया है, तब उसका दिल बहुत ज़्यादा भारी हो रहा होता है। तो कहता है अर्थ से, हेवन से, कि उसको
मतलब उसको संभालो, उसके ग्रीफ को, उसके एंगर को कंट्रोल करो, इस तरह से कहता है वो। अब नेक्स्ट लाइन वो कहता है दैट वन मे स्माइल एंड बी अ विलन। ये वो अपने किंग चाचा के लिए कह रहा होता है कि एक ऐसा इंसान जो स्माइल करता है, ऊपर से वो अपियरेंस में अलग दिखाई देता है लेकिन एक्चुअल में वो विलन है। सो अंकल देयर यू आर, तो अंकल ये तुम हो, नाउ टू माई वर्ड्स, अब तुम मेरे अब तुम मतलब मुझे देखोगे, वो इस तरह से कह रहा है। और उसके बाद जो एड्यू गुड बाय कह करके रिमेंबर मी घोस्ट चला जाता है। ये सॉलिलॉक्वी हो जाती है सेकंड। इसमें लिखने से रह गया है, आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट लाइन आती है टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपकी प्रीवियस ईयर में भी आई हुई है। ये हैमलेट ने ही कही है, प्रिंस हैमलेट ने कही है। द टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट, ओ कर्स स्पाइट दैट एवर वॉज आई बॉर्न टू सेट इट राइट। अब जब उसे ये पता चल गया है कि उसके चाचा ने उसके फादर का मर्डर करा है, तो तब वो कहता है कि मैं एक ऐसे समय में पैदा हुआ हूँ। टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट, आउट ऑफ जॉइंट का मतलब यह है डिसऑर्डर, कि जो समय है वो बड़ा ख़राब है, वो ऑर्डर में नहीं है। तो मैं ऐसे समय में पैदा हुआ हूँ, और मैं पैदा हुआ हूँ इसलिए कि इसको सेट कर सकूँ, इसको राइट कर सकूँ। तो ये लाइन आपकी हो जाती है। नेक्स्ट और लास्ट लाइन आती है इस एक्ट की, देर इज़ नो नीड नो घोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल अस दिस। जब अब एक बात और होती है कि प्रिंस हैमलेट ना ये डिस्क्लोज नहीं करते अभी किसी से भी कि उनके फादर की डेथ का रीज़न क्या है। वो बस एक जनरली कह देते हैं कि उसने मतलब घोस्ट ने ये बताया है उसको कि असली असली बात तो वो छुपा लेता है। ये सारे विलन्स ही ना बदमाश होते हैं, वो इस तरह से बता देता है। तब वो कहता है देयर इज़ नीड नो घोस्ट। ये होरेशियो कहता है कि किसी घोस्ट को आकर के बताने की ज़रूरत नहीं है ग्रेव में से कि क्या चल रहा है डेनमार्क में। अब यहाँ पर एक्ट सेकंड स्टार्ट होता है। एक्ट सेकंड में कुछ ही इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। तो फर्स्ट लाइन हम देखते हैं, दिस इज़ द वेरी एस्टेसी ऑफ लव। अब यहाँ पर हैमलेट को पता है कि उसके फादर की डेथ का रीज़न क्या है। वो एक तरीका अपनाता है कि वो एक एंटी डिस्पोजिशन अपनाएगा, यानी कि वो मैड होने का दिखावा करेगा। तो जब उसके पागलपन को देखते हैं उसकी बिलविड और बिलविड के फादर, बिलविड का नाम मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ओफिलिया है। ओफिलिया जब उसके पागलपन को देखती है तो वो अपने फादर से कहती है कि अभी हैमलेट मुझसे मिला था और वो बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहा था। उसने उसके कपड़े बड़े डिसऑर्डर थे, उसका फेस बिल्कुल पीला सा महसूस हो रहा था और उसका बिहेवियर बहुत डिस्टर्ब था। तब पोलोनियस कहते हैं कि ये वजह हो सकती है उसके बहुत ही एक्सेस लव की, उसकी मैडनेस का कारण वो उसके लव को कह देता है कि वो जो तुम्हारे लिए उसका प्रेम है वो ही उसके पागलपन की वजह बनता है। अब जो किंग जो प्रेजेंट में किंग है, किंग क्लॉडियस और गर्ट्रूड हैमलेट के इस स्ट्रेंज बिहेवियर से बहुत ही डिस्टर्ब होते हैं और वो उस पर स्पाई भी कराते हैं। कुछ उसके पुराने फ्रेंड्स को वो भेजते हैं कि ये हैमलेट के पागलपन का रीज़न क्या है, जानो इस बात को। और वहीं पर पोलोनियस एक उनसे मिलता है उसके स्टेप फादर से और मदर से। तब वो ये लाइन कहता है ब्रेविटी इज़ दाई सोल ऑफ इट। यहाँ पर ना आपको ड्रामेटिक आयरनी दिखाई देगी। कैसे ड्रामेटिक आयरनी? वो रीज़न बताते हुए पोलोनियस के उसका उनके बेटे का प्रिंस हैमलेट का वियर्ड बिहेव करने का रीज़न क्या है, वो बहुत लंबी स्पीच देते हैं और उसी स्पीच में वो कहते हैं ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब होता है किसी बात को बहुत ही छोटा करके कहना, इज़ द सोल ऑफ इट। वो समझदारी की सोल है। एक तरफ तो वो ये कह रहा है कि वो मतलब शॉर्ट बात करनी चाहिए और खुद ही वो बहुत लंबी एक स्पीच देता है। तो यहाँ पर ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसमें ड्रामेटिक आयरनी भी है। अब थर्ड लाइन आती है, देयर इज़ नथिंग ईदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक इट सो। ये लाइंस फिर से प्रिंस हैमलेट कहते हैं, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं है लेकिन हमारी थिंकिंग उसको अच्छा या बुरा बनाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब ये यहाँ पर आपकी थर्ड सॉलिलॉक्वी आती है, क्योंकि प्रिंस हैमलेट ना अभी कुछ एक्ट नहीं कर पा रहा, वो बहुत डिस्टर्ब है। वो चाहता है कि वो अपने अंकल से बदला ले अपने फादर के मर्डर का, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा। तब वो अपने आप को कहता है, ओह व्हाट ए रॉग एंड प्लेजेंट स्लेव आई एम। मैं कितना ज़्यादा बेकार और एक स्लेव की तरह हूँ कि मैं कुछ भी एक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। और वो फिर से वही बात कहता है, एम आई ए कावर्ड, क्या मैं एक डरपोक हूँ। तो ये सारी इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती हैं आपकी एक्ट सेकंड में। नेक्स्ट आते हैं हम एक्ट थर्ड में। इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। फर्स्ट आती है आपकी फोर्थ सॉलिलॉक्वी, आपने ये बहुत सुनी होगी, टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन। हैमलेट कहता है, क्योंकि अभी वो रिवेंज ले ही नहीं पाया है अपने फादर की डेथ का, तो वो कहता है जीना बेहतर है या मर जाना, करूँ या नहीं करूँ, ये वो क्वेश्चन करता है। और एक ये फिलोसफिकल क्वेश्चन आता है। वो ऐसे नहीं है कि वो सुसाइड के बारे में सोच रहा है, वो एक फिलोसफिकल क्वेश्चन करता है। वो मतलब लाइफ की इनजस्टिस को दिखाता है, सफरिंग्स को दिखाता है, उसके पेन को दिखाता है कि वो क्यों कुछ नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर एक लाइन, ये इसमें आता है ये सीन फर्स्ट में, ननरी सीन। ननरी सीन से ये फेमस है। यहाँ पर कन्वर्जेशन होती है हैमलेट की और उसकी बिलविड ओफिलिया की। हैमलेट बहुत वियर्ड बिहेव करता है और यहाँ पर वो और ज़्यादा हार्श हो जाता है। रीज़न उसके हार्श होने का ये होता है कि वो देखता है कि उसको यहाँ पर ना जब वो ओफिलिया से बात कर रहा है तो किंग क्लॉडियस और पोलोनियस उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं।
उनको नहीं पता है कि वो समझ गया है कि वो उसे देख रहे हैं। तो यहाँ पर वो ओफिलिया को बहुत ज़ोर से डांटता है और उससे गुस्सा होता है। वो कहता है गेट दी टू ए ननरी, तुम ननरी चले जाओ। ननरी वो प्लेस होता है जहाँ पर नन्स रहती हैं। नन्स उनको कहते हैं जो लाइफ लॉन्ग शादी नहीं करती और वो सर्व करती हैं ह्यूमैनिटी को। तो वो वहाँ उसको जाने के लिए कहता है, बहुत हार्शली कहता है, और वो मैरिज को भी बहुत बुरा भला कहता है। अब ओफिलिया को नहीं समझ में आ रहा है कि हैमलेट ऐसा वियर्ड क्यों बिहेव कर रहा है। वो सोचती है कि ये सच में ही पागल हो चुका है। नेक्स्ट आती है लाइन, ओ व्हाट ए नोबल माइंड इज हेयर ओवरथ्रोन ओफिलिया टू हर सेल्फ ऑडियंस। ये लाइन कहती है ओफिलिया खुद से, जब हैमलेट उस पर बहुत गुस्सा होता है और उसको कहता है कि तुम ननरी चली जाओ एंड और भी हार्श बातें कहता है, तब वो उससे कहती है कि वो कितना नोबल माइंड था, कितना इंटेलिजेंट और एजुकेटेड था, आज उसका क्या हो गया है। मतलब वो कहती है कि वो सच में, वो समझ रही है कि वो सच में ही पागल हो चुका है, जबकि वो वहाँ पर सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है। नेक्स्ट लाइन आती है, द सोल ऑफ नीरो। ये याद रखेंगे आप, ये एक रोमन एक किंग होता है जो बहुत ही टायरेंट होता है, बहुत ही निर्दयी किंग होता है, ठीक, क्रूअल किंग होता है। यहाँ पर द सोल ऑफ ए नीरो एंटर दिस फर्म बॉसम, लेट मी बी क्रूअल नॉट अननेचुरल, आई विल स्पीक डैगर्स टू हर बट यूज नन। ये लाइन कही है हैमलेट ने। अब हैमलेट क्या करता है, वो अपनी मदर को कन्फ्रंट करने जा रहा है कि उसकी मदर ने उसके चाचा से शादी क्यों की, क्या रीज़न था। तो वो ये कहता है कि जो नीरो है वो उसको कहता है कि उसकी सोल मेरे अंदर आ जाए और मैं अपनी मदर से पूछ सकूं, स्ट्रिक्टली पूछ सकूं कि तुमने ऐसा क्यों किया, और लेट मी बी क्रूअल, मुझे क्रूअल होने दो, क्रूर होने दो। अननेचुरल नहीं होना चाहता वो डैगर की तरह बोलना चाहता है, मगर उसको मतलब मारना नहीं है अपनी मदर को, लेकिन वो उससे हार्शली पूछना चाहता है, स्ट्रिक्टली पूछना चाहता है कि तुमने ऐसे क्यों किया। ये आपकी 5th सोलोलॉजी हो जाती है हैमलेट की। नेक्स्ट आते हैं, ओ माई ऑफेंस इज रैंक, इट स्मेल टू हेवन, किंग क्लॉडियस। अच्छा, इससे पहले ना एक और चीज़ हो चुकी हुई होती है यहाँ पर, माउस ट्रैप प्ले। यहाँ पर प्ले विद इन प्ले होता है हैमलेट में। तो यहाँ पर वो माउस ट्रैप, प्रिंस हैमलेट क्या करते हैं, किंग क्लॉडियस की रियलिटी का पता लगाने के लिए वो एक प्ले कराते हैं जिसमें वो सेम एक्ट करते हैं जिस तरह से उनके फादर का मर्डर किया गया है। तो वो देख करके वो ये जानना चाहते हैं क्या किंग क्लॉडियस वियर्ड बिहेव करते हैं, तो सेम वैसे ही होता है। वो नोटिस करते हैं कि किंग क्लॉडियस बहुत घबरा चुका है। अब ये कन्फर्म हो जाता है हैमलेट को कि हाँ, मेरे फादर की डेथ किंग क्लॉडियस ने ही की है। तो वो जब किंग क्लॉडियस घबरा जाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं, अब एक मौका मिलता है प्रिंस हैमलेट को कि वो उसका मर्डर कर सके। तो वहाँ पर वो मर्डर नहीं कर पाते क्योंकि किंग क्लॉडियस प्रे कर रहे होते हैं, और उस प्रेयर में वो क्या कहते हैं, किंग क्लॉडियस की लाइन है ये, और ये सब सॉलिलॉकी आ जाती हैं उसकी, किंग क्लॉडियस की, ओ माई ऑफेंस इज रैंक, इट स्मेल टू हेवन। अब वो कहते हैं कि जो मेरा जो जुर्म है, जो गुनाह है, जो वो अब क्या हो चुका है, उसकी स्मेल जो है वो हेवन तक पहुंच चुकी है। यानी कि अब हमें यहाँ पर दिखता है कि किंग क्लॉडियस को गिल्ट होने लगा है अपने क्राइम का। माई वर्ड्स फ्लाई अप बाई माई थाट्स रिमेन ब्लो। मेरे जो शब्द हैं, जो वो प्रेयर में वो प्रे कर रहा है या वो उसको गिल्ट है, वो रिपेंट करना चाह रहा है, उसके शब्द तो फ्लाई कर सकते हैं मगर उसके जो थॉट हैं, वर्डली थॉट है, वो अभी भी नीचे ही हैं। यानी कि वो इस वर्डलीनेस से, वो ईवल चीज़ों से वो बाहर नहीं निकल सकता। यहाँ पर हमें ये किंग क्लॉडियस का माइंडसेट दिखाई देता है। नेक्स्ट लाइन आती है, टिस। टिस को इट इज़ होता है, ये आपके आर्काइक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, टिस हैवी विद हिम एंड आई एम दैन रेवेंज्ड टू टेक हिम इन द पर्गिंग ऑफ हिज सोल। अब मैंने बताया कि प्रिंस हैमलेट डिसाइड करते हैं कि वो उसको मारेंगे, लेकिन उनको मौका भी मिलता है किंग क्लॉडियस को मारने का। वो प्रे कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर प्रिंस हैमलेट सोचते हैं कि अगर मैंने उससे यहाँ पर बदला ले लिया, इट इज़ हैवी विद हिम, इस टाइम वक्त उसके साथ है क्योंकि वो प्रे कर रहा है, अगर मैंने उससे इस टाइम बदला ले लिया, मैंने उसको मार दिया, तो उसकी जो सोल है ना वो पर्जिंग मतलब प्यूरीफाई हो जाएगी। प्रे करते हुए अगर मैंने उसको मारा तो वो सीधा जन्नत में चला जाएगा, वो हेवन में चला जाएगा। यहाँ पर प्रिंस हैमलेट ये लाइन इसलिए कहते हैं, और ये 6th सोलिलॉकी है। नेक्स्ट आते हैं, गॉड हैड गिव मी वन फेस एंड यू मेक योर सेल्फ अनदर। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये चारों लाइन आपकी, एक सीन आता है आपका क्लॉजेट सीन। यहाँ पर जब मैंने आपको बताया कि ये वाली लाइन में द सोल ऑफ हीरो, यहाँ पर हैमलेट डिसाइड करता है कि वो अपनी मदर को कन्फ्रंट करेगा। अब वो जाता है अपनी मदर को कन्फ्रंट करने, तो ये क्लॉजेट सीन होता है। वहाँ पर इसकी मदर गर्ट्रूड और हैमलेट की कन्वर्सेशन हो रही होती है। वो कहता है गॉड हैड गिव यू वन फेस, तो गॉड ने तुम्हें एक चेहरा दिया है और तुमने उसको दूसरी तरह का बना लिया है, यानी कि तुम ऊपर से कुछ और दिखती हो, अंदर से कुछ और दिखती हो। तो वो हार्शली अपनी मदर को कन्फ्रंट करता है। नेक्स्ट आता है, द ब्लडी डीड ऑलमोस्ट एज बैड गुड मदर एज किल अ किंग और मैरी विद हिज ब्रदर। वो ये कहता है कि ये दोनों जो डीड हैं, ब्लडी डीड ऑलमोस्ट एज बैड, वो सारे वो इतने ही बुरा है जितना कि एक किंग को किल करना और
उसके भाई से शादी करना, वो दोनों एक्ट को बहुत क्रिटिसाइज करता है कि ये दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट, ओ हेमलेट दाउ हैज़ क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन। अब जब क्वीन गर्ट्रूड हेमलेट को इस तरह से बिहेव करते हुए देखती हैं तो वह कहती हैं कि तुमने मेरे हृदय को तोड़ दिया है दो टुकड़ों में। क्लेफ्ट का मतलब होता है तोड़ना, तुमने उसको तोड़ दिया है। गर्ट्रूड सुन के बहुत हर्ट होती हैं, बहुत डेविस्टेटेड फील करती हैं, तब ये लाइन आती है। नेक्स्ट आता है, आई मोस्ट बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड। तब हेमलेट कहता है कि मैं क्रूअल इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मुझे ये काइंड होना है। मतलब वो उसको कन्फ्रंट नहीं करेगा तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर ये लाइन आ जाती है आपकी, ये हेमलेट ने कही है। यहाँ पर क्लोजेट सीन एंड होता है। इसमें एक और चीज़ होती है कि यहाँ पर ये सारी कन्वर्जेशन पोलोनियस सुन रहा होता है। हेमलेट सोचता है कि पर्दे के पीछे किंग क्लॉडियस है तो वो उसको मार देता है बिना देखे कि अंदर कौन है। अब एक्ट 4 स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि एक्ट 3 में पोलोनियस की डेथ हो चुकी है, तो इसके डर से प्रिंस हेमलेट को इंग्लैंड भेज दिया जाता है। इंग्लैंड भेजने के पीछे रियल रीज़न ये होता है कि किंग क्लॉडियस ये चाहते हैं कि हेमलेट को रास्ते में ही ख़त्म कर दिया जाए। तो जब प्रिंस हेमलेट जा रहे होते हैं रास्ते में तो उन्हें एक आर्मी मिलती है फोर्टिनब्रास की। वो आर्मी पोलैंड की एक छोटी सी ज़मीन को जीतने के लिए जा रही होती है, तो वो बहुत उसके से सोच रहे होते हैं, बहुत उत्साह के साथ लड़ने जा रहे होते हैं। उनको देख करके हेमलेट को ये रियलाइज़ होता है कि वो अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं ले पाया है, वो एक्ट ही नहीं कर पाया है, वो रिवेंज ले ही नहीं पाया है अपने फादर के मर्डर का। तो वो कहता है कि सारे के सारे ओकेजन जो कि उसने भी देखा है कि जो फोर्टिनब्रास की आर्मी है वो लड़ने के लिए जा रही है एक छोटे से लैंड के लिए, तो वो कहता है कि सारी चीज़ें वो इन्फॉर्म कर रहे हैं मुझे कि तुम बदला लो। तो ये लाइन वहाँ आती है। नेक्स्ट आते थे, ओ फ्रॉम दिस टाइम फोर्थ माई थॉट बी ब्लडी और बी नथिंग वर्थ। वो कहता है कि इस समय से मेरे जो थॉट्स हैं वो ब्लडी हो जाने चाहिए और ना, वरना तो सब बेकार है। अगर मैं अब भी रिवेंज नहीं ले पाया तो सबका सब बेकार है। यानी कि अब वो अपना पूरा मन बना चुका है कि अब वो उससे रिवेंज लेगा। अब यहाँ पर ये 2 लाइन और आती हैं। यहाँ पर हमें दिखती है ओफिलिया की मैडनेस। आप देखेंगे कि जो हेमलेट की मैडनेस है वो तो फेक है, लेकिन जो ओफिलिया की मैडनेस है वो रियल है। यहाँ पर उसके 2 रीज़न बनते हैं। हेमलेट का हार्श बिहेवियर देख के, उसका पागलपन देख के ओफिलिया बहुत ज़्यादा हर्ट है, और अपने फादर की डेथ से ओफिलिया लगभग टूट चुकी है, पागल हो चुकी है। अब वो अपने फादर को याद करती है, उसी याद में वो कुछ फ्लावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तब ये 2 लाइन आती हैं, देयर इज़ रोज़ मैरी दैट्स फॉर रिमेम्बरेंस। वो रोज़ मैरी के फूलों को बांटती है और वो ये कहती है कि वो ये अपने फादर की डेथ के रिमेम्बरेंस में बांट रही है। आई वुड गिव यू सम वॉलेट, मैं तुम्हें कुछ वॉलेट देती, मगर वो सब के सब, विदाउट मतलब होता है मुरझाना, वो सारे के सारे मुरझा चुके हैं। व्हेन माय फादर डाइड, जब मेरे फादर की डेथ हुई है उसी के साथ साथ सारे वॉलेट फ्लावर्स जो हैं वो मुरझा चुके हैं, वरना मैं तुम्हें वो देती। ये हमारे दिखाता है ओफिलिया की मेंटल स्टेट को। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है, व्हेन स्पैरो कम्स दे कम नॉट इन ए सिंगल स्पीस बट इन बटेलियंस। ये कही है किंग क्लॉडियस ने। किंग क्लॉडियस के सामने क्या क्या सिचुएशन है कि एक तरफ तो हेमलेट बिल्कुल पागल हो चुका है, ओफिलिया हमें मैडनेस आ चुकी है, साथ ही साथ वो देखता है डेनमार्क में बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं। तो यहाँ पर किंग क्लॉडियस गर्ट्रूड से कहते हैं कि जो सॉरो है वो कभी सिंगल नहीं आता, सिंगल सॉरो नहीं आता, वो हमेशा एक तरह से एक झुंड में, यानी कि वो बहुत सारे जो सॉरो होते हैं वो एक साथ आते हैं, ये कहते हैं यहाँ पर किंग क्लॉडियस। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आई लव्ड ओफिलिया 40,000 ब्रदर कुड नॉट विथ ऑल देयर क्वान्टिटी ऑफ लव मेक अप माई सम। ये आपकी बिल्कुल लास्ट में आती है और ये कही गई है, ये आपकी, हाँ ये आपकी हेमलेट ने कही है। और ये तब कही है जब हेमलेट को ये पता चलता है, जब वो वहाँ से इंग्लैंड से वापस आ जाता है, कि जो ओफिलिया है उसकी डूबने से डेथ हो चुकी है और वो उसकी कब्र के पास है। तब वो कहता है कि मैं उससे इतना प्रेम करता हूँ कि जितनी 40,000 ब्रदर भी मिल करके नहीं कर सकते, उतनी वो उससे प्यार करता है। वो ये लाइन लियोटिस से कहता है हेमलेट। नेक्स्ट हो जाता है हमारा फिफ्थ एक्ट। फिफ्थ एक्ट की फर्स्ट इंपॉर्टेंट कोट आती है, देयर इज ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये लाइन आई किस सिनेरियो में है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो किंग क्लॉडियस है वो कॉन्स्पिरेसी करते हैं लियोटिस के साथ मिलकर। वो ये डिसाइड करते हैं कि वो प्रिंस हेमलेट को एक ड्वेल के लिए ड्वेल ऑर्गेनाइज करेंगे, जो प्रिंस हेमलेट और लियोटिस के बीच में होगा, और वो तलवार की जो उनके पास स्वॉर्ड होगी उसके आगे वो एक पॉइजन लगा देंगे, जिससे हल्का सा टच होते हुए भी हेमलेट की डेथ हो जाएगी। और अगर उसकी डेथ उससे नहीं होती तो वो उसको एक पॉइजन का एक प्याला तैयार रखेंगे ताकि उससे उसकी डेथ हो जाए। तो यहाँ पर एक कॉन्स्पिरेसी होती है, एक फेंसिंग मैच अरेंज किया जाता है बिटवीन लियोटिस एंड हेमलेट।
अब जब ये होरेशियो को पता चलता है कि उनके बीच में एक डुअल है, तो वो प्रिंस हैमलेट को मना करता है कि तुम ये मत जाओ। लेकिन तब हैमलेट उससे कहता है कि कुछ भी ऐसा नहीं होता, देयर इज़ ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो, जो कि गॉड की नज़र में ना हो। अगर एक स्पैरो भी गिरती है तो वो गॉड की नज़र में होती है। यानी कि अब हैमलेट को किसी भी चीज़ से डर नहीं लग रहा, वो डेथ से बिल्कुल भी नहीं डरता है। यहाँ पर आके बहुत स्ट्रांगली वो अपना स्टैंड लेता है। वो कहता है रेडीनेस इज़ ऑल, वो अब रेडी होता है इस चीज़ के लिए कि अब वो डुअल करेगा। नेक्स्ट आता है, एक इंपॉर्टेंट लाइन आती है, हैमलेट की लाइन है ये। इसमें हम देखते हैं कि हैमलेट को अब स्वॉर्ड लग चुकी है और वो स्वॉर्ड लियर्टिस को भी लग चुकी है। लियर्टिस की डेथ हो चुकी है, वहाँ पर किंग क्लॉडियस की डेथ हो चुकी है, और जो प्याला उन्होंने जहर का तैयार किया था वो उसे गर्ट्रूड पी लेती है, गर्ट्रूड की डेथ हो जाती है, और हैमलेट भी बिल्कुल अपने लास्ट टाइम पर है। हैमलेट कहता है होरेशियो आई एम डेड, होरेशियो मैं अब मरने वाला हूँ। लास्ट वर्ड होते हैं बिल्कुल हैमलेट के, वो कहता है रेस्ट इज साइलेंस, कि अब साइलेंस में वो रेस्ट करेगा। अब वो जा रहा है, वो कहता है अपने फ्रेंड से, और यहाँ पर ये उसके लास्ट वर्ड हो जाते हैं। और उसके डेथ के बाद जब प्रिंस हैमलेट होरेशियो के पास उसकी डेथ होती है, तब होरेशियो कहता है नाउ क्रैक ए नोबल हार्ट, एक नोबल हार्ट आज टूट चुका है, आज मर चुका है। उसको गुड नाइट बोलता है स्वीट प्रिंस होरेशियो। वहीं पर हम देखते हैं लास्ट होने पर जो 14 ब्रास है, 14 ब्रास जो कि नॉर्वे के प्रिंस हैं, वो वहाँ पर आते हैं। देखते हैं कि पूरी डायनेस्टी, पूरी रॉयल डायनेस्टी का एंड हो चुका है, प्रिंस नहीं रहे हैं, किंग नहीं रहे हैं, उनकी मदर नहीं रही हैं। तो अब यहाँ से 14 ब्रास को डेनमार्क का नया किंग बना दिया जाता है और आपका प्ले एंड होता है। इस वीडियो में आपको मैंने इंपॉर्टेंट कोट्स जो आपके प्रीवियस ईयर में आई हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत ही ईजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। आई होप आप इसको पसंद करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी, कोई कमेंट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। हमारा चैनल बहुत ही स्टार्टिंग स्टेज पर है और ये एग्ज़ाम मैं खुद क्रैक कर चुकी हूँ, UGC नेट, तो आपके लिए बहुत ही सटीक लेकर आई हूँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम में अब आती हैं। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो पढ़ना ज़रूरी है। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।